हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता होना चाहिए। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये निकल करके आता है, यदि माध्यम वायु या क्या है निर्वात है तो K का मान 1 हो जाएगा, तो 2p/r की पावर क्या आ जाएगा 3। अक्षीय में है ये एंड ऑन द पोजीशन में, और निरक्षीय में E = 1/4πε0 p/r की पावर क्या आता है 3 आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब भी कभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सूत्र में क्या आता है स्टूडेंट्स, P जरूर आता है, क्योंकि P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। तो जब भी कभी आएगा ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो ये P उस सूत्र में जरूर प्रेजेंट होगा। तो इन सूत्रों को हम पहले पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए यदि आपने चित्र समझ लिया ठीक से तब तो सॉल्व करोगे, समझ में आ जाएगा आपके, अन्यथा ये आर्टिकल एकदम समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा कठिन आर्टिकल है, परंतु कठिन ना मानते हुए इसे चित्र को ध्यान में रखते हुए, इसकी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चित्र ध्यान रखो। तो इसमें लिख रहे आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें दो आवेश, दो बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, -q और +q। इसकी दिशा माइनस से कहां तक होती है, किसकी ओर होती है, प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिगर ध्यान रखें स्टूडेंट्स, सामने देखें। अभी बताया था वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश क्या मान लेंगे यहां पर -q, और दूसरा आवेश क्या होता है +q। इसमें एक आवेश रखा, मान लो बिंदु A पर रखा -q आवेश, और बिंदु B पर क्या रखा है +q। इन दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे ये, और इनके बीच की दूरी क्या होती है 2l। अब पिछले जो अक्षीय में ये वाला जो व्यंजक लिख रहा है और निरक्षीय में ये लिख रहा है, तो अक्षीय में क्या लेते थे पहले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु P लेते थे इसमें x अक्ष में आगे की ओर, और निरक्षीय में क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते थे, उसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री के एंगल पर एक बिंदु क्या मान लेते थे P ऊपर की ओर। परंतु यहां पर या तो P को न्यून कोण पर मानेंगे, यानी कोई किसी भी बिंदु पर मान सकते हैं। माना बिंदु थोड़ा 90 डिग्री से हट करके बिंदु मानेंगे, तो मान लो बिंदु यहां पर है, कोई मानेंगे इसके मध्य बिंदु से ही। मध्य बिंदु से मिलाना है, ये मिड पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और यहां पर हमें किसी भी बिंदु पर, यानी बिंदु P मान लिया, लिख रहा है ना, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो बिंदु कितना मान लिया हमने, क्या मान लिया P मान लिया पॉइंट, और इसके मध्य बिंदु से इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसकी दूरी कितनी है बिंदु की P है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है माइनस से किसकी ओर होती है प्लस की ओर।
तो दिशा दिखाएंगे, ये एक सदिश राशि है पी वेक्टर। इसका जो एंगल मानेंगे बिंदु क्या थीटा है, कितना है थीटा। तो इस पी को दो भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पी के दो घटक होंगे, यहाँ क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। पी कॉस थीटा क्या होगा, एक बार बता दें, मान लो एक वेक्टर ये है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा, जिससे कोण जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा ए कॉस थीटा। पढ़ा हुआ आपने क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर पी कॉस थीटा और यहाँ पी साइन थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी ये तो कोई अक्षी नहीं लग रही है, परंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देंगे। किस कारण, अब ये बताओ, पूरी सीधी रेखा बन चुकी है। ये सीधी रेखा जब बन जाती है तो एक प्रकार से क्या मान सकते हैं, इसे रोटेट अक्ष को मान सकते हैं। कौन सी अक्ष मान सकते हैं इसे हम, एक्स अक्ष। तो P को दो भागों में विभाजित करेंगे यहाँ पर घटक को, तो ये एक घटक होगा इसका P cos थीटा, जिससे थीटा जोड़ा पड़ा है, ये P cos थीटा होगा, समझे। अब और यहां पर एक रचना करेंगे इस प्रकार से, ये वाला एंगल नहीं है, जिससे एंगल नहीं है जुड़ा हुआ, तो वो वाला घटक कौन सा होता है, P sin थीटा, ये हो जाएगा P cos थीटा ये वाला, और P sin थीटा ये वाला। आप ध्यान से सुने, P का जो वियोजित भाग है टूटा हुआ वो क्या है, P cos थीटा, और ये वाला होगा P sin थीटा। यदि इसे 90 माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, cos लेंगे तो sin हो जाएगा, cos sin थीटा। तो इस प्रकार से ये वाली जो अक्ष होगी वो अक्षीय पोजीशन में होगी। कैसी पोजीशन में, अक्षीय घटक होगा, और ये वाला जो होगा क्या होगा, निरक्षीय घटक होगा। और निरक्षीय घटक कैसे होगा, ये निरक्षीय में क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, एक वैध बिंदु होता है इस प्रकार से, उसका मध्य बिंदु होता है ये, और मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P होता है, तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन जाता है निरक्षीय में। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये वाली जो अक्ष है वो अक्षीय स्थिति में P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, और P sin थीटा जो होगा, जो घटक होगा P का P sin थीटा, उसके कारण हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ये निरक्षीय कैसा है देखो, अगर इसे हमने इस प्रकार से बढ़ा दिया तो ये मध्य बिंदु है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, ये इस पे लंब है, लंबरदक। तो जब लंबरदक होती है ऐसे इसमें, तो कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, निरक्षीय स्थिति। और सीधी रेखा प्राप्त होती है तो कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, अक्षीय स्थिति। तो इस प्रकार से P cos थीटा घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, तो ये दिखा दिया हमने। मान लो इसको, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी मान लेंगे, E1 मान लेंगे, कितनी E1। और P sin थीटा इस प्रकार से जो हमने रचना की है ये, तो इसी के समांतर घटक यहां पर तोड़ लेंगे हम ऐसे इस प्रकार से, इसके समांतर खींच लिए, तो ये समांतर ले ली, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या मान लेंगे, E2। और इनका परिणामी रिजल्टेंट की कल्पना करते हैं, तो कितना रिजल्टेंट इनका E, तो ये वाला टोटल डिग्री कितना कौन है ये, इस प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है। मान लो E1 इसके साथ परिणामी के साथ कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो चित्र समझ लेना चाहिए, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आ गई, एक दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आ गई, इनके बीच की दूरी क्या है 12 है, और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कहीं पर किसी बिंदु, क्या मान लिया बिंदु हमने, P मान लिया, और P एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण इसके घटक तोड़ लिए, P cos थीटा और P sin थीटा, जिससे साथ थीटा जुड़ा होता है उसमें cos आता है, और जिससे थीटा नहीं जुड़ा होता है क्या आता है, P sin थीटा। यह इसे सॉल्व भी किया जा सकता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कण और sin थीटा बराबर लंब बटे
कारण से भी इन्हें घटक को तोड़ा जा सकता है। तो P cos थीटा जो घटक है इसका, उसके कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी, ठीक है, बिंदु P पर। और P sin थीटा जो घटक है P का, उसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। तो हमारा कहना मतलब ये है E1 और E2 के मान हमें प्राप्त करने हैं किसकी सहायता से, P cos थीटा और P sin थीटा की सहायता से। जैसा हमने बताया अभी कि P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो P cos थीटा के कारण हमने क्या मानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1। तो E1 बराबर आ जाएगा, पीछे सिद्ध कर चुके हैं हम। मान लो ये जो वैद्युत द्रव्य है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। तो K लेके चल सकते हो आप, परावैद्युता मान रहे हो। अगर बाह्य निर्वात के लिए मान रहे हैं आप, तो K का पहले क्या कर देंगे हम, फिनिश, K का मान 1 लगा देंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां पर सूत्र होता है स्टूडेंट्स ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और 2P बटे क्या, R की पावर क्या 3। तो अक्षीय स्थिति में ही आता है फॉर्मूला व्यंजक निकल करके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2 ऐसे ही आएगा, परंतु यहां पर हमने कौन सा घटक लिया P का, P cos थीटा। तो यहां पर P के स्थान पर P cos थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसकी दूरी तो है ही R की पावर 3। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब घटक कौन से के कारण, P sin थीटा के कारण। P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निरक्षीय स्थिति में क्या आता है स्टूडेंट्स, ये व्यंजक आता है निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P अपॉन क्या R की पावर 3। तो इसमें 2 नहीं आता निरक्षीय स्थिति में, तो वहां पर P बटे R की पावर 3 लिखेंगे। तो P के स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर P sin थीटा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P अपॉन क्या R की पावर 3, ये आता है। परंतु यहाँ हमने क्या लिखा है, P sin थीटा इसके घटक के कारण। तो इस प्रकार से हमने P sin थीटा और P cos थीटा जो घटक हैं उनके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी दोनों घटकों के कारण जो हमने E1 E2 इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, फाइंड आउट की है, उसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बिंदु P पर फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं E1 और E2 और इनका परिणामी क्या माना हमने E, तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू आएगा, परिणामी का सूत्र होता है ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इनके बीच में जो एंगल है ये ठीक से बना लेना, ये इस प्रकार से 90 डिग्री है E1 और E2 के बीच का। तो E1 E2 के बीच का कोण स्ट्रेंथ कितना है,
चित्र के अकॉर्डिंग देख लें। कॉस थीटा का मान लग जाएगा 90, ठीक है। कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म यहां तक क्या हो जाएगी 0। तो परिणाम ही आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इस प्रकार से ही आ गया रिजल्टेंट। अब हम जो हमने E1 E2 समीकरण मानी है, E1 E2 के मान समीकरण 1 व 2 से देख करके और यहाँ पर मान पुट कर देंगे, बाद में कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो E1 E2 के मान लगा देंगे आप। E1 स्क्वायर, E1 का मान कितना था स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2p cos थीटा अपॉन r की पावर 3। और इसका ये अंडर रूट में लिख रहा है ना E1 स्क्वायर, तो इसका E1 का मान लगा चुके हैं हम। तो ये टोटल मान के टोटल स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस अंडर रूट में प्लस में E2 स्क्वायर। तो E2 का मान कितना आया था समीकरण 2 से देख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर 2 तो आता नहीं है, क्या आता है p sin थीटा। देख लें समीकरण 2 को ध्यान से, इसका वर्ग। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो रहा। देखो p भी कॉमन हो रहा ऊपर से और r की पावर 3। तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 cos थीटा स्क्वायर बचेगा ना, स्क्वायर लग रहा है। और क्या बचेगा sin थीटा। तो देखें अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले रहे हैं और अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा स्क्वायर का, अरे एक गादा यही निकल करके। तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आएगा p स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो p आ जाएगा ये अपॉन क्या r की पावर 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर छोड़ो, अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा r की पावर 3। अंडर रूट बचा, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर। 2 cos थीटा का क्या बचा स्क्वायर प्लस, अब ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा का स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी हम लिख सकते हैं क्या 2 cos थीटा के स्क्वायर को 4 cos स्क्वायर थीटा अगली लाइन में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r की पावर 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ के ले देंगे 1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं नहीं, या इसमें से तोड़ के लिख देना 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा, और जो 4 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा जो बचा वो इसके साथ मिला के लिख देंगे, तो 1 हो जाएगा। कैसे कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r की पावर 3 अंडर रूट में बचा, ये 1 लिख देंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिख दो। 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा बचा गया, तो कितना बचा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये किसी भी बिंदु पर ऐसा नहीं है अक्षीय स्थिति पर तो x अक्ष में देखना है, y अक्ष में देखना है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का क्या है फॉर्मूला है। यदि माध्यम क्या है वायु या निर्वात है, तो जानते हैं आप k का मान कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मान 1 हो जाएगा अपॉन p बटे r की पावर 3 अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि कोण निकालना चाह रहे हैं आप एंगल, तो tan फाई बराबर होता है क्या लंबटे आधार। परिणामी से कोण निकालना चाह रहे हैं आप, तो tan फाई बराबर हो जाएगा लंबटे आधार E2 बटे E1 हो जाएगा ये, क्योंकि परिणामी यानी E1 परिणामी से कितना कोण बना रहे हैं फाई। तो यहाँ पर E2 का मान कितना आया था स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और E2 का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण 2 देख लेना, तो इसमें यह आएगा लिखा हुआ देख लिया p sin थीटा बटे क्या r की पावर 3, और इसमें आएगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन क्या
तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे। तो tan फाइव बराबर आ जाएगा साइन अपॉन कॉस कितना हो गया स्टूडेंट्स, tan हो गया tan थीटा। तो फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, ये वाला इसके बटे में ले लो, ये एंगल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसमें लिख रहा है स्टूडेंट एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। तो सबसे पहले हम ऐसा कागज के तल पर या बोर्ड के तल पर ऐसा क्षेत्र बनाएंगे, कैसा क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से स्टूडेंट्स। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, अब वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, ये किसी क्षण इस प्रकार से रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव की किसी क्षण स्थिति है, ये एट इंस्टेंटेनियस पोजीशंस, किसी क्षण स्थिति है ये। तो जिसके वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसके एक सिरे पर माइनस का क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर क्या होता है प्लस क्यू आवेश, यानी बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस पर एक सिरे पर क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर क्या प्लस क्यू आवेश रख देंगे, और इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, अब यहां से क्या रचना कर देंगे ये इस प्रकार से। तो क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया, मान लो थीटा कोण पर, सही है। यहां से नीचे मिला देंगे तो थीटा यहां से भी दिखा जा सकता है, संगत कोण होगा ये सब कोण, यहां से जितने भी वैद्युत क्षेत्र से देखेंगे हम थीटा ही होगा। तो इस पर बल लगेगा एक F बराबर QE, और इधर लगेगा एक बल क्या F बराबर माइनस के QE। ये कैसा है स्टूडेंट्स, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब इस पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म का मतलब बलों का जोड़ा, कपल ऑफ द फोर्स। अब ये कैसे आया, ये पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्या Q। तो F बराबर आ जाएगा QE। अगर यहाँ दूसरे सिरे पर क्या है इसके प्लस का आवेश, तो प्लस QE, और इधर वाले पर देखें तो क्या होगा माइनस का QE, यानी बलों का जोड़ा लग रहा है, लग रहा है ऊपर लग रहा है प्लस QE और यहाँ लग रहा है क्या माइनस QE। ये बल युग्म इसे क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहा है, घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, संरेखित करने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार से एक ही चीज में लाने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। अभी मैंने बात बताई थी कि इसे हम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इस पे बलयुग्म कार्य कर रहा है, और ये बलयुग्म इसे घुमाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले बल लगेगा वैद्युत बल, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। तो कौन सी राशि का जिक्र हुआ है, बल आघूर्ण, बल लगाकर आघूर्ण किसी निकाय को क्या करना, घुमाना। तो बल और लंबा दूरी चाहिए, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं बल, किसके कारण, और ये वाली दूरी होगी 12 sin थीटा। स्टूडेंट कैसे होगी, इसे ए मान लो, इसे क्या मान लो बी, इसे क्या मान लो सी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये कण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा लंब, और ये क्या है आधार। इन कोण के सामने भुजा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कण होता है, पढ़ा होगा आपने। तो साइन थीटा बराबर यहाँ लंब क्या है, यहाँ पर BC है, BC का मतलब लंबा दूरी, और कण कितना है यहाँ पर
माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी मानते चले आए शुरू से? 12, तो 12 आ जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ से 12 साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने जो चित्र में 12 साइन थीटा लिखा है, तो इस लंबवत दूरी को निकालने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका जो जिक्र होगा अभी ये हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बल, तो कितना है बड़ा क्यू ई, और माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू ई। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बल, ध्यान रखना ये PDF फाइल में मिल जाएगा सब। तो F बराबर क्या है क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल कितना है F1 मान लो ये, और ये F2 मान लो, माइनस का क्या क्यू ई, ये चित्र में भी दिखाए गए हैं। अब ये बल क्या कर रहा है, इसे बार बार घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। घुमाने वाली बात आई है तो सदिश राशि है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो तो बलाघूर्ण बराबर होता है एक बल क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ? अरे 2 बल लग रहे हैं, चाहे तो प्लस क्यू ले लो या माइनस क्यू, जाहिर सी बात है पैमाने लगने हम। एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने अभी लिखा एक बल, ये वाला बल ले रहा हूं मैं F1, तो F1 का मान कितना क्यू ई, ठीक है। और लंबवत दूरी हम BC निकाल ही चुके हैं, ये वाली दूरी BC निकाल चुके हैं ना, इससे 12 साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा टॉ क्यू के साथ में मिलाकर क्या लिख देंगे 12, तो ये क्यू इंटू 12 क्या बन जाएगा वैद्युत विभव आघूर्ण। परिभाषा याद होगी आपको, किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विभव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो Q इंटू 12 बन जाएगा, P बन जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 12, तो टॉ बराबर हो जाएगा भाई PE साइन थीटा। यदि अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति में देखें हम स्पेशल केस विशेष स्थितियों में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री। अधिकतम में बाद में लेंगे, पहले 0 से दिखा दे रहे हैं। तो टॉ बराबर P साइन थीटा का मान 0 लगा देंगे, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। अब अधिकतम बलाघूर्ण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितने एंगल से इसे रोटेट करें? तो थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो टॉ नहीं होगा, वो मैक्सिमम होगा अधिकतम बलाघूर्ण। तो PE साइन थीटा के साथ 90 आ जाएगा यहाँ पर, तो टॉ मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा PE साइन 90 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE आ जाएगा। आज हमने किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण पढ़ा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पहले वीडियो देखें, उसके बाद PDF फाइल में से नोट्स बनाइए। आप वीडियो देखनी बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। धन्यवाद।